हेलो, जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पढ़ो जी पर। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं एटॉमिक सीरीज के बारे में, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की हमारी क्लास होगी किसके बारे में, तो आपके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है डी ब्रोगली प्रिंसिपल। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल के बारे में और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। क्या होते हैं ये प्रिंसिपल? इसको समझने के लिए हमको पहले समझना होगा किसके बारे में, लाइट के बारे में। लाइट के बारे में हम जानते हैं कि लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आती है, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है और इन पैकेट्स को नाम दिया गया था फोटोन और क्वांटा। फोटोन किसके अकॉर्डिंग आया था? तो फोटोन आया था आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। आइंस्टीन ने इन लाइट पार्टिकल्स को क्या बोला? फोटोन। जबकि क्वांटम क्वांटम आया था किससे? प्लांक से। तो प्लांक ने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? क्वांटम नाम दिया। अब हुआ क्या कि क्वांटम और फोटोन इन दोनों की थ्योरी को आपस में एक दूसरे से रिलेट करके और इसमें डी ब्रोगली ने अपना खुद का प्रिंसिपल बनाया जिसको बोला जाता है डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो समझते हैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल के बारे में, बात करते हैं। टॉपिक रहेगा डी ब्रोगली कंसेप्ट। टॉपिक का नाम है बेटा डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था? तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो लाइट थी वो दोनों तरीके का नेचर शो कर रही है। पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है और वेव नेचर भी ये शो कर रही है। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लाइट क्या होती है? वेव भी होती है और साथ में पार्टिकल भी होती है। इसको कैसे समझेंगे? ध्यान से देखना। सबसे अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद होती है शेल। अब सपोज कीजिए ये पहला शेल है। पहले शेल का मतलब हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कैसे ट्रेवल करेगी, बिल्कुल इस तरीके से। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पैरेलल पैरेलल क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन्स के पैरेलल चलेगी वेव। वेव और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या चलेंगे? यहाँ पे पैरेलल चलते हैं। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं? वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी होते हैं। वेव पार्टिकल के लिए इसने क्या नाम दिया था? तो इसने नाम दिया था यहाँ पे क्वांटम। जबकि पार्टिकल नेचर के बारे में क्या बोला? इसको फोटोन। फोटोन वर्ड किससे आया था? आइंस्टीन इक्वेशन से। आइंस्टीन की एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और क्वांटम के लिए हमने थ्योरी पढ़ी थी प्लांक क्वांटम थ्योरी, जिसमें इसकी इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा। तो अगर दोनों थ्योरी को हम आपस में मिक्स करें, अगर हम प्लांक क्वांटम थ्योरी अगर मैं प्लांक क्वांटम थ्योरी जो कि होती है E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा, और मैं साथ में यहाँ पे आइंस्टीन इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे आइंस्टीन इक्वेशन को लिखूं, आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो दोनों को ध्यान से देखें, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है? एस सी अपॉन लेमड़ा। और इधर आइंस्टीन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी कि दोनों ही फॉर्मूले किसके रेस्पेक्ट में है? एनर्जी ऑफ लाइट, यानी लाइट के एनर्जी के रेस्पेक्ट में। तो क्या मैं इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में मिक्स कर सकता हूँ? अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा? एस सी अपॉन लेमड़ा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या बात सभी को समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया? एस सी अपॉन लेमड़ा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ पार्टिकल। यानी कि किसी पार्टिकल की स्पीड या यहाँ पे लाइट की स्पीड, यानी कि वेव की स्पीड, उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? सी से। ध्यान से देखिए, क्या मैं इस एक सी को एक सी से काट दूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये एच अपॉन लेमड़ा इक्वल टू मास इंटू सी। सी का मतलब पार्टिकल का स्पीड और एम का मतलब पार्टिकल का मास। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू मास इंटू सी। क्या बेटा मैं इस सी को, ये सी किसके लिए है? पार्टिकल के लिए। ये सी किसके लिए है? पार्टिकल के लिए। क्या मैं इसको बी भी लिख सकता हूं? बी का मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव यानी कि दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड। ये भी स्पीड है। सी का मतलब किसके लिए? पार्टिकल की स्पीड। और ऐसे वेव की स्पीड को अपन क्या बोल देंगे? वी। यानी कि हो जाएगा स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव। तो क्या मैं इस सी को वी से लिख सकता हूं? तो क्या बनेगा? एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू मास इंटू
वेलोसिटी। क्या बात सभी को क्लियर है? यहाँ पे क्या हो गया, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को ही किस नाम से जाना जाता है, तो मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा p। p का मतलब होता है मोमेंटम। p का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है ये, लीनियर मोमेंटम है या एंगुलर मोमेंटम है? तो ध्यान से देखना, इसमें रेडियस नहीं है, अगर रेडियस होता तो क्या बन जाता, ये एंगुलर मोमेंटम। तो ये कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू मास इंटू v की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या बन सकता है, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और इसी को अपन क्या से लिख सकते हैं, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू टी। टी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। टी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। तो क्या यहाँ से ये फॉर्मूला बन सकता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या बन सकता है यहाँ पे, तो लैम्डा इक्वल टू बन सकता है h अपॉन टी। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, क्या बन गया फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। और मैं p की जगह क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं p की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हुआ डी ब्रोगली कंसेप्ट के लिए, लैम्डा का फॉर्मूला यानी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ, h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। h का मतलब क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है ये, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बताई थी कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। m4 क्या हो गया, मास। मास किसके लिए, तो मास यहाँ पे किसी भी माइक्रोस्कोपिक वैल्यू हो सकती है। याद रखना डी ब्रोगली ने जो कंसेप्ट दिया ये किसके लिए एलिजिबल होता है, तो इट इज एलिजिबल फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये कंसेप्ट क्या होता है, वैलिड होता है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा बड़ा है या फिर जो माइक्रोस्कोपिक के अंदर काउंट नहीं किया जाता, उसके लिए डी ब्रोगली कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा। ये कंसेप्ट केवल उसी के लिए फॉलो होगा जो कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर? तो यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। चलिए आगे अगले रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर। सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको दोनों साइड मास से मल्टीपल कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको दोनों साइड किससे मल्टीपल कर दूं, मास से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, v का क्या दे रखा है, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू मास। क्या बेटा मैं इस m इंटू वी को मोमेंटम बोल सकता हूँ, अभी बताया था मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या मैं इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, मास स्क्वायर और v स्क्वायर दे रखा है यानी कि p स्क्वायर है, एक तरीके से किसका स्क्वायर है, p का, यानी मोमेंटम का स्क्वायर, और अपॉन में क्या चला जाएगा, 2m, अपॉन में क्या चला जाएगा, 2m। अगर मैं इसको क्रॉस लेके आऊं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, p स्क्वायर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या इस पूरे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा क्या, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा क्या? अगर पूरे के ऊपर अंडर रूट आएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? तो सबसे पहले क्या किया, हाफ एम बी स्क्वायर लिखा, दोनों साइड किससे मल्टीपल किया, मास से। मास से मल्टीपल करने पे बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, तो बन गया मोमेंटम का स्क्वायर। मोमेंटम के स्क्वायर को बाहर लाई, इधर से इसको क्रॉस मल्टीपल किया, स्क्वायर दे रखा है इसलिए पूरे पे क्या लगा दिया, अंडर रूट। अब जल्दी से बताइए, अभी मैंने आपको बताया था लैम्डा का फॉर्मूला, बोहर के लिए लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा का फॉर्मूला था h अपॉन पी। यही फॉर्मूला था क्या, h अपॉन पी। क्या मैं इस मोमेंटम की जगह इसकी वैल्यू को शिफ्ट कर सकता हूँ, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन आता है किसके बीच में, ये रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी एंड
डी ब्रोगली एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में। ये ग्राफ किसके बीच में आता है? तो ये ग्राफ आता है किसके बीच में? डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो ये फॉर्मूला हुआ h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बात सभी को? तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार फटाफट से पहले इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए एक बार ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स A and B, two particles A and B have the ratio of kinetic energy H 1:4। यानी कि A और B इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या दे रखा है? 1:4 दे रखा है। फिर आगे कह रहा है एंड द मास ऑफ B इज इक्वल टू 1/8 टाइम ऑफ मास A, 1/8 टाइम ऑफ मास A। then find the ratio of de Broglie wavelength। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? एक पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल है बी। दोनों पार्टिकल का क्या दे रखा है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1 और बी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4। साथ में क्या दे रखा है? इन दोनों का मास। अच्छा, मास के लिए क्या लाइन बोल रखी है कि मास ऑफ बी इज इक्वल टू 1/8 टाइम ऑफ मास ए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इन दोनों की बात करूं, बी के मास की और ए की मास की, तो बी का मास छोटा है किसके कंपैरिजन में? ए के मास की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। चलिए बताइए, ए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए दे रखा है कितना? 1। अच्छा, अगर बात करें अपन काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? बी के लिए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? सीधा सीधा 4। आगे हम बात करें मास की, मास ऑफ ए, कितना है और मास ऑफ बी कितना है? ध्यान से देखें, तो ये लिखा हुआ है कि मास ऑफ बी इज इक्वल टू 1/8 टाइम ऑफ मास बी। यानी कि क्या हो गया कि अगर मैं इसको बी को और ए को लिखूंगा, तो ए का मास क्या मैं 8 मान सकता हूं? ए का मास क्या मैं 8 मान सकता हूं? और इस 8 का कौन सा पार्टिकल है, कौन सा नंबर है? फर्स्ट पार्टिकल, यानी कि फर्स्ट नंबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ ए कितना है? 8, जबकि मास ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया मास ऑफ बी इज इक्वल टू 1/8 टाइम ऑफ मास ए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो अभी आपको बताया था फॉर्मूला किसके लिए? इसकी वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बना था? h अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर इसकी फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो मैं यहाँ पे दो तरीके से वेवलेंथ लूंगा। इसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ए, और दूसरे पार्टिकल के लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बी। दोनों की वेवलेंथ को हमको यहाँ पे क्या करना है? काउंट करना है, ए की वेवलेंथ और बी की वेवलेंथ। चलिए बताओ इसका रेशियो फॉर्म क्या बन सकता है? अगर मैं इसको ये बोल दूं कि ये λ1 है, ये क्या है यहाँ पे? λ1। तो λ1 का फॉर्मूला क्या होगा? h तो कांस्टेंट चलेगा, मास इसके लिए पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा? ए का मास, और किसकी काइनेटिक एनर्जी? ए की काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से एक फॉर्मूला बन सकता है किसके लिए? λ2 के लिए। क्या लिखेंगे λ2 का फॉर्मूला? h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ बी, इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी।
क्या बात सभी को क्लियर है? रेशियो फॉर्म निकालना है। कौन सा फॉर्म निकालना है हमको? रेशियो फॉर्म निकालना है। तो क्या रेशियो फॉर्म के लिए अपॉन में रख देंगे इन दोनों को। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसको? h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। और इसको मैं क्या लिखूंगा? उल्टा कर दूंगा। नीचे वाली वैल्यू को क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा। तो नीचे वाली वैल्यू को उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ बी, 2 इंटू मास ऑफ बी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, और अपॉन में क्या चला जाएगा? h। h से h कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या बचेगी? 2 इंटू मास ऑफ बी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू मास ऑफ बी कितना दे रखा है? मास ऑफ बी दे रखा है अपने को 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना है? 4। अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अंडर रूट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? अंडर रूट के लिए वैल्यू होगी 2 इंटू मास ऑफ ए। मास ऑफ ए हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 8। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 इंटू 8 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। ए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1। अगर हम इसको सॉल्व करें, तो ऊपर क्या बचेगा? अंडर रूट 8, और नीचे की तरफ क्या बचेगा? नीचे की तरफ यहाँ पे क्या बचेगा? अंडर रूट 16। क्या यही आएगा क्या? ऊपर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 8, और नीचे कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16। क्या बात सभी को क्लियर है? क्या ये रेशियो फॉर्म हम निकाल सकते हैं? तो इस तरीके से हम यहाँ पे डी ब्रोगली के लिए क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये वाला लिख लीजिए फटाफट से इसको। चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखना, मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, यहाँ पे अब अपन ऐसे पार्टिकल के लिए बात करते हैं जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स के लिए भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, हमने लिखा यहाँ पे 3 पार्टिकल्स। क्वेश्चन है 3 पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में 3 पार्टिकल दे रखे हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा। आगे क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 4:2:1। यहाँ पे तीनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना दे रखा है? 4:2:1। देन क्या कह रहा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको क्या करना है? तीनों के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ को सॉल्व करना है। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था, सेम उसी पैटर्न पे हमको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अब बस यहाँ पे फर्क किस चीज का? यहाँ पे आपको मास नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ पे किसी का भी मास नहीं दिया हुआ। मास आपको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है। कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास कितना है? तो प्रोटॉन का मास होता है किसके इक्वल? ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। एग्जैक्ट कितना होता है? तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। बट हमको यहाँ पे एक्चुअल कितना मान लेना है? 1 मान लेना है। किसकी रेस्पेक्ट में 1 मान रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन की रेस्पेक्ट में। याद रखना बेटा, मैंने आपको बताया था पहले क्या, कि जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? मास ऑफ प्रोटॉन की कंपैरिजन में। तो इसलिए हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए मास को हम कितना मान सकते हैं? 1/1836 टाइम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो इतना छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? इस मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो इसलिए हम इसको क्या मान सकते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन मान सकते हैं। यानी ये वाला 1 किसके लिए आ रहा है? प्रोटॉन के लिए। और 1/1836 किसके लिए आएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर आगे क्या कह रहा है ये कि किस और एक और चीज है, कौन सी? अल्फा। अब अल्फा को क्या मानेंगे? तो याद रखना, अल्फा जो होगा वो लगभग 4 टाइम मल्टीपल होता है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। तो अगर प्रोटॉन का मास आपने 1 माना है तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना मानना पड़ेगा? आपको 4 मानना पड़ेगा।
क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना काउंट करोगे 1/1836, प्रोटॉन के लिए मास कितना कैलकुलेट होगा 1, और मास ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको सॉल्व करना है, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एच लैम्डा के लिए फॉर्मूला क्या था, किसके लिए लैम्डा निकालना है हम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं अपन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन, फॉर्मूला यहाँ पे एच अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट किसके लिए, अंडर रूट के लिए 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आगे भी हम इसको लिख सके तीनों को। इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ किसके लिए, एच अपॉन लैम्डा किसके लिए हो जाएगा, तो अगला लैम्डा हो जाएगा किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। और फिर आगे किसके इक्वल कर सकता हूँ इसको, तो अल्फा, अल्फा के लिए क्या लिखूंगा, तो अल्फा के लिए लिखूंगा एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास, किसका मास हो जाएगा, अल्फा का मास, और साथ में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। एच कितना दे रखा है भाई, इनका ये रेशियो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये, रेशियो फॉर्म। देखो इसको, एच की वैल्यू तीनों के अंदर कट जाएगी क्या, एच की वैल्यू तीनों के लिए कट जाएगी, ठीक है। आगे देखो, क्या मैं यहाँ पे 1 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी इलेक्ट्रॉन की, क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है क्या, कितनी दे रखी है इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 4, कितनी दे रखी है 4। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं 9.1 इंटू 10⁻⁻1, 9.1 इंटू 10⁻⁻1, क्या मैं इसको 1 के इक्वल बोला था भी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो क्या मैं इस जगह इसका मास और भी सिंपल करके, मैं इसका मास अगर सिंपल कर दूं, मैं अगर इसका मास सिंपल कर दूं, तो क्या मैं इसका मास ये भी लिख सकता हूं 1/1836, किसके कंपैरिजन में था, प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इनटू में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी 4। इसी तरीके से क्या बनेगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और अंडर रूट के साथ क्या चला जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, कितना है मास ऑफ प्रोटॉन 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है प्रोटॉन की 2, तो यहाँ पे लगा दिया 2, अपॉन में क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट में क्या दे रखा है 2 इंटू मास ऑफ एल्फा, मास ऑफ एल्फा बेटे मैंने बताया था कि अगर प्रोटॉन और एल्फा का कंपैरिजन करें तो एल्फा जो है वो इससे 4 टाइम क्या होता है, मल्टीपल होता है, ये 4 टाइम क्या होता है, मल्टीपल। तो अगर प्रोटॉन को आपने 1 माना तो एल्फा को हम कितना मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, इनटू में काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है इसकी 1, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है 1। ध्यान से देखो, क्या मैं इस 2 को भी आपस में काट दूं, क्या मैं इस 2 को काट दूं, अब यहाँ पे देखो क्या बचना चाहिए, क्या मैं इसको 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन में 4 से मल्टीपल कर दिया, अपॉन में क्या आ गया 1836, साथ में रेशियो क्या दे रखा है 1 रेशियो, और 1 अपॉन में क्या दे रखा है अंडर रूट 2। इसी तरीके से यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 4। ध्यान से देखिए, क्या तीनों का रेशियो निकाल दिया हमने, क्या इन तीनों का रेशियो निकाल दिया क्या हमने। अगर मैं इसके रेशियो को और आगे सॉल्व करूं तो क्या मैं कहां लिख सकता हूं, यहां लिख दूं, बताइए क्या मैं इस 1836 को ऊपर ले जाऊं तो ये अंडर रूट की फॉर्म में चला जाएगा, कितना बचेगा अंडर रूट 1836, और अपॉन में क्या बचेगा अंडर रूट 4। बेटा अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, साथ में क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 2, और साथ में क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन, क्या मैं इस अंडर रूट 4 को 2 लिख दूं क्या, यस और नो, क्या मैं इस 1 अपॉन 2 को 1 अपॉन अंडर रूट 4 को 1 अपॉन 2 बोल सकता हूँ। अब ध्यान से देखो 1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है लगभग, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है लगभग, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू को अपन कितना मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास। चलिए अब साथ में इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर हम यहाँ पे सीधा भी रखें इसको, अगर यहाँ पे हम इसको सीधा भी रखें तो इसका आंसर आ गया रेशियो की फॉर्म में। क्लियर है बात सभी को, तो इस तरीके से हमने क्या निकाला इसका
अल्फा, इसका निकाला हमने लैम्डा, लैम्डा किसके रेस्पेक्ट में, तो लैम्डा निकाला हम यहाँ पे डी ब्रोगली कंसेप्ट की रेस्पेक्ट में। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या था कि 3 पार्टिकल दे रखे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा। इलेक्ट्रॉन को हम कितना लिखते हैं, -31, प्रोटॉन को कितना लिखते हैं, -27। इसलिए प्रोटॉन का जो मास होगा वो 1 टाइम ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास हमने यहाँ पे कितना लिखा, 1/1836 लिखा, जबकि प्रोटॉन का मास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। अब अल्फा का मास कैसे निकालेंगे, तो याद रखना अल्फा का जो मास होता है, अल्फा का मास जो होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 4 टाइम क्या होता है, मल्टीपल। इसलिए यहाँ पे मास ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर? बाकी काइनेटिक एनर्जी तो तीनों के लिए दे ही रखी है, और आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बस कौन सी इक्वेशन से, तो इक्वेशन है यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? लिख लीजिए इसे एक बार फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, डी ब्रोगली कंसेप्ट। अगर मैं डी ब्रोगली कंसेप्ट और साथ में बोहर के कंपैरिजन को आपस में मिक्स कर दूं, यहाँ पे अगर मैं डी ब्रोगली कंसेप्ट और बोहर के कंसेप्ट को, दोनों के कंसेप्ट को आपस में मिक्स कर दूं, तो क्या उसका एक एसोसिएशन फॉर्म बन जाएगा क्या? देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है बोहर के लिए, बोहर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोहर का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई। क्या यही फॉर्मूला होता है क्या? और इसकी जगह हम साथ में क्या लिख सकते हैं, एमबीआर। क्या लिख सकते हैं, एमबीआर। इसकी फॉर्म के लिए हम एमबीआर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एमबीआर इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। क्या लिख सकते हैं, एमबीआर इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। एमबीआर मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, इक्वल में क्या है, एन। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला आ गया, बोहर का, एमबीआर इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। ध्यान से देखो, क्या मैं अगर इस 2 पाई को एमबीआर के साथ मल्टीपल कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2 पाई इंटू एमबीआर इक्वल्स टू NH। यस और नो? अगर मैं इसमें 2 पाई को, अगर मैं 2 पाई को आर के साथ में अंदर ले लूं, यानी कि 2 पाई आर, तो मास इंटू वेलोसिटी कहां चला जाएगा, डाउन साइड। तो क्या बनेगा, NH अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। क्या बन जाएगा फॉर्मूला 2 पाई आर का, NH अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। यहां ध्यान रखना, क्या आपको h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी मिल रहा है क्या? क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पाई आर इक्वल टू n इंटू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी? क्या यही फॉर्मूला, क्या यही फॉर्मूला हमारा इसके लिए, डी ब्रोगली के लिए होता है क्या? क्या यही फॉर्मूला हमारा डी ब्रोगली के लिए होता है क्या? क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो इसलिए मैं क्या यहाँ पे फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पाई आर इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, लैम्डा। किसकी लैम्डा, डी ब्रोगली की लैम्डा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा। यहां से भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो इन दोनों को मिलाकर के एक हाइब्रिड फॉर्मूला बन गया। ये हाइब्रिड फॉर्मूला बन गया किसके लिए, तो ये बोहर मॉडल और डी ब्रोगली कंसेप्ट, दोनों को जब आपस में मिलाया, तो दोनों को आपस में मिलाने पे एक ये कंबाइंड फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आया किसके बीच में, तो ये है फॉर्मूला किसके बीच में, तो रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड बोहर मॉडल। क्लियर है बात सभी को? तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जब तक आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए।
चलिए करें आगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम in first orbit is a naught। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है। अब आपको पता है मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्यों लिया, क्योंकि बोहर मॉडल केवल और केवल किसके लिए फॉलो करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं चाहता तो यहाँ पे हीलियम भी लिख सकता था, लेकिन हीलियम के ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ता, चार्ज लगाना पड़ता, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट इज ए नॉट, then after gain the energy, that electron will shift into third energy level, then find the ratio of radius for first and third रेडियस। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था, फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद कहाँ चला गया, थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर। तो आपको पहले की रेडियस और थर्ड वाले की रेडियस, दोनों के रेडियस को आपस में क्या करना है, एक रेशियो फॉर्म में तैयार करना है, और दोनों के रेशियो फॉर्म में निकालने के बाद इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमको फॉर्मूला नहीं छोड़ना, इन दोनों का, फॉर्मूला नहीं छोड़ना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बात करूं रेडियस की, क्या आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला बताया क्या, मैंने आपको बताया था, बोहर ने रेडियस का फॉर्मूला बताया था आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्या यही फॉर्मूला बताया था क्या? यही फॉर्मूला था क्या, आर नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। हालांकि आर नॉट की वैल्यू होती है, आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, 0.529 होती है, लेकिन हम यहाँ पे सीधा क्या रखेंगे, आर नॉट रखेंगे। और क्या मैं इस आर नॉट को ऐसे लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके लिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, R1 के लिए। तो पहले वाले का एन की वैल्यू कितनी थी, पहले वाले के लिए एन की वैल्यू कितनी थी, तो पहले वाले के लिए एन की वैल्यू है फर्स्ट। तो यहाँ पे n1 का स्क्वायर, यहाँ n1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन z। किसके लिए बात चल रही है, हाइड्रोजन के लिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो क्या सीधा R1 की वैल्यू R नॉट आ रही है क्या? और क्वेश्चन में इसी के लिए वैल्यू क्या कह रहा है, ए नॉट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, ए नॉट। तो इसका मतलब इसने आर नॉट को क्या बोल दिया, ए नॉट। क्या इसने आर नॉट की जगह ए नॉट बोल दिया गया। क्लियर है। आगे बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर। कहाँ चला जाएगा, थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर। तो इसके लिए R2 क्या बन जाएगा, इसके लिए R3 क्या बन जाएगा, R3 का मतलब रेडियस ऑफ थर्ड एनर्जी लेवल क्या बन जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर नॉट यानी ए नॉट इंटू n1 स्क्वायर, पहले किसका था, n1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अपॉन, किसके लिए बात चल रही है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसके लिए z की वैल्यू क्या रहेगी 1। तो यहाँ पे R3 कितना आ गया, यहाँ पे R3 आ गया ए नॉट 9 ए नॉट, क्या आ गया यहाँ पे 9 ए नॉट आ गया। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालू, तो क्या इन दोनों का रेशियो निकालने पर ए नॉट अपॉन 9 ए नॉट यानी कि 1/9 का रेशियो आ गया क्या, इसका रेशियो आ गया 1/9 का रेशियो आ गया क्या, किसके लिए, तो ये आ गया फर्स्ट की रेडियस अपॉन में थर्ड एलिमेंट की रेडियस यानी थर्ड एनर्जी लेवल की रेडियस। तो यहाँ पे रेशियो आ गया 1:9। क्लियर है बात सभी को। अब मैं इसको एक थोड़ा सा लेवल और आगे करवाता हूँ।
आप इसको एक बार देखिए फटाफट। मैं इसके एक लेवल और कराता हूं इसी क्वेश्चन को। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूं और आपसे पूछूं कि देन फाइंड द, आगे कंटिन्यू रहा है क्वेश्चन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आपको क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेडियस कैलकुलेट करनी है, इसका रेशियो निकालना है आपको। अभी बताया था डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं तो यहाँ पे कौन सा रूल, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चाहिए हमको, हाइब्रिड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, हाइब्रिड फॉर्मूला। तो इसके लिए हाइब्रिड फॉर्मूला क्या था, अभी अभी हमने यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्मूला डिस्कस किया था। यहाँ पे अभी हमने हाइब्रिड फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या था, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा। तो उसे हम यहाँ पे पुट करते हैं, हम उसे यहाँ पे पुट करते हैं। क्या था फॉर्मूला, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा। ध्यान से देखिए, क्या आपको ये लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन में एन। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ निकालते हैं, किसके लिए, तो सबसे पहले वेवलेंथ निकालते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। रेडियस कितनी थी पहले वाले के लिए, अभी हमने पहले वाले के लिए रेडियस निकाली, तो रेडियस कितनी आई थी फर्स्ट वाले की 1। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को 1 पुट कर देंगे अपॉन कौन सा एनर्जी लेवल था बेटा, अभी हमने यहाँ पे एनर्जी लेवल देखा था, तो एनर्जी लेवल कौन सा था 1। क्लियर है बात सभी को। तो यहाँ पे सीधा इसको रखने पे कितना आ गया, इसका आ जाएगा यहाँ पे 6.28, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.68 मीटर। पहले वाले के लिए लैम्डा आ गई यहाँ पे 6.28 मीटर। अब इसी तरीके से लैम्डा 2 निकालते हैं। तो लैम्डा 2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर अपॉन एन। यहाँ पे रेडियस किसकी चल रही थी, रेडियस चल रही थी यहाँ पे थर्ड वाले एनर्जी सेल के लिए, यानी कि रेडियस ऑफ थर्ड एनर्जी ऑर्बिटल। और एन की वैल्यू यहाँ पे किसके लिए होगी, थर्ड के लिए। तो क्या सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। अच्छा रेडियस बताओ इसकी कितनी थी, तो अभी हमने रेडियस निकाली, थर्ड वाले के लिए कितनी आई थी रेडियस 9। तो हम इसके रेडियस को पुट कर सकते हैं, रेडियस कितनी है इसकी 9। और एनर्जी लेवल कौन सा है, तो अभी एनर्जी लेवल आया था, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया, फर्स्ट एनर्जी से थर्ड एनर्जी। तो एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। अगर हम 3 को इसको काट दें कितना आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 6 इंटू 3.14। क्या बात सभी को समझ में आ रही है। और हम इसको आगे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 18.84 मीटर। क्लियर। तो इन दोनों का रेशियो निकालें, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, रेशियो फॉर्म में लिखेंगे अगर इनको, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, इसका रेशियो आ जाएगा 6.28 अपॉन में 18.84। पॉइंट से पॉइंट आपस में गया। क्लियर है। और ये अप्रोक्सीमेटली कितनी टाइम गया, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो 1/3 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3। तो ये रेशियो आ गया इन दोनों का कितना, 1:3। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन किसके लिए, ये क्वेश्चन हुआ आपके डी ब्रोगली कंसेप्ट के लिए। डी ब्रोगली कंसेप्ट में आपने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था, तो सबसे पहला फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी 4 क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम को अगर अपन ओपन करें तो फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर। देन हमने इसके बाद में डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में डी ब्रोगली का फॉर्मूला। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये था यहाँ पे डी ब्रोगली का वेवलेंथ का रेशियो किसके साथ में, काइनेटिक एनर्जी के साथ। देन हमने यहाँ पे एक हाइब्रिड फॉर्मूला डिस्कस किया था किसके लिए, बोहर मॉडल के लिए और डी ब्रोगली कंसेप्ट के लिए। क्लियर है बात सभी को। तो ये हुआ आपका टॉपिक कौन सा, डी ब्रोगली कंसेप्ट, जो किसके ऊपर बेस्ड था, क्वांटम के ऊपर और फोटोन के ऊपर, दोनों के फॉर्मूले को आपस में मिक्स करने पे फॉर्मूला बना, जिसको हमने कौन सा कंसेप्ट बोला, डी ब्रोगली कंसेप्ट। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, हाइजेनबर्ग के बारे में। आगे हम यह बात करेंगे किसके बारे में, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हमारे पास क्वेश्चंस काफी आते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच आती है, सीधा हमको वैल्यू देकर के क्वेश्चन सॉल्व कराता है कि यहाँ पे डेल्टा एक्स या डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी। आइए पहले इसको समझते हैं, ये टॉपिक क्या है।
तो टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप अनसर्टेनिटी को समझ गए तो ये पूरा टॉपिक आप आसानी से समझ सकते हो। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी को बोलते हैं अनिश्चितता, यानी कि कोई भी चीज इसके अंदर क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। अब जैसे इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कि एक स्पीड के साथ में अपनी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है, तो ये कहता है कि आप एक टाइम पर या तो उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो या उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि वी कैन डिटरमाइन ओनली द एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात सभी को? दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। या तो आप उसकी केवल पोजीशन पता लगा सकते हो कि वो किस पोजीशन पर है, या फिर अपन ये पता लगा सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम कौन सी है। क्लियर है कि दोनों चीजों को अपन एक साथ में क्लियर नहीं कर सकते यहाँ पे। इसलिए इसने एक फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। इसकी वैल्यू या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी किससे, एच अपॉन 4 पाई से। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, change in momentum or change in position is always greater than or equal to h upon 4 पाई। अब यहाँ डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एरर इन पोजीशन को। एरर इन पोजीशन, एरर का मतलब अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। इसी तरीके से डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसको? तो डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर रहा है एरर इन मोमेंटम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरर इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हुआ फॉर्मूला किसका? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे हम बात करें मोमेंटम की। अभी आपको मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। याद रखना, मास कभी चेंज नहीं होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार मोशन में है तो मोशन से उसका मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वेलोसिटी उसकी क्या होती है? वेरी होती है। तो हम यहाँ पे अगर डेल्टा पी का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मास इंटू डेल्टा वी। यानी मास कभी चेंज नहीं होता, चेंज क्या होती है? उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा पी इक्वल टू मास इंटू डेल्टा वी। अगर मैं इस डेल्टा पी को यहां पुट करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक फॉर्मूला तो पहला ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी को मैं ओपन करूं, क्या बनेगा? मास इंटू डेल्टा पी। क्या हो जाएगा? आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। क्या बात सभी को क्लियर है? एक फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आ गया किसके लिए? तो ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा एक्स और यहाँ पे मास इंटू डेल्टा वी के लिए। अच्छा, डेल्टा वी को मैं और क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं इस डेल्टा वी को एरर इन वेलोसिटी बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ? इन एरर इन वेलोसिटी। और क्या बोल सकता हूँ इसको? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे डेल्टा बी और डेल्टा एक्स के बीच में रिलेशन निकाले तो क्या मैं मास को नीचे ले जाऊं? क्या मैं इस मास को नीचे ले जाऊं तो फॉर्मूला क्या बन सकता है? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई इंटू मास। अब हमारे पास में दो फॉर्मूले यहाँ पे बन चुके हैं। पहला फॉर्मूला बन चुका है किसके लिए? तो पहला फॉर्मूला बन चुका है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के लिए। यानी ये रिलेशन शो कर रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और ये फॉर्मूला ये तैयार हो गया। फॉर्मूला किसके रेस्पेक्ट में है? तो फॉर्मूला है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब हम इन दोनों क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक बार फटाफट से इसको लिख लीजिए और फिर क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन एंड स्पीड इज 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड which is accurate up to 2%, 2%, then find the
देन फाइंड द एरर इन पोजीशन, देन फाइंड द एरर इन पोजीशन। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया भी क्वेश्चन पीवाईक्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड है कितनी, उसकी स्पीड है 5 इंटू 10 टू द पावर 4। स्पीड का मतलब वेलोसिटी। अब वो जो वेलोसिटी है उसके अंदर परसेंटेज दे रखा है, कितना परसेंट, 2%, यानी कि उसके अंदर 2% का एरर है। याद रखना 2% का एरर क्या शो कर रहा है, 2% का एरर ये शो कर रहा है कि इसका 2% या तो ज्यादा हो सकता है या इसका 2% क्या हो सकता है, कम हो सकता है। दोनों ही पोजीशन इसके अंदर, दोनों ही कंडीशन इसके अंदर फॉलो होती है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन का आंसर बनाएं, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स, किस किस के बीच में है, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एक्स डॉट पोजीशन, पोजीशन का मतलब एक्स और वेलोसिटी का मतलब स्पीड। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इसके बीच में रिलेशन होता है आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। क्लियर। अब मैं डेल्टा एक्स निकालना है, बाकी पोजीशन पता लगानी है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एच अपॉन, याद रखना जब भी आप वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इसको आप किसके इक्वल मान सकते हो, एच के इक्वल मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू 3.14। एम मास कितना है, अब मास किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इंटू के बाद में डेल्टा वी, डेल्टा वी को नीचे लेके आएंगे। अब बेटा डेल्टा वी को नीचे कैसे लेके जाएंगे, ध्यान से देखना। वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसका एक्चुअल में परसेंटेज कितना है, यानी कि इसके अंदर एरर कितना है, 2%। तो क्या मैं 2% को, क्या मैं इस 2% को, क्या मैं इस 2% को ऐसे लिख सकता हूँ 2/100, और 2/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.02। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरर को 0.02। अच्छा इंटू किसका परसेंटेज था, तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 4 का था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। कैसे, h की वैल्यू रख दी, यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या है 4, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31। एरर कितना है, तो एरर है 2%, 2% को क्या लिख दिया 0.02, किसके अंदर से, तो इस स्पीड के अंदर से। क्लियर। अगर मैं एच को भी ओपन करूं तो बताइए एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। एच क्या होता है बेटा, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। अगर हम इसको थोड़ा सोल्व करें, देखें एग्जैक्ट वैल्यू क्या जा रही है, तो क्या मैं इस पॉइंट को हटा के इसको कितना कर सकता हूं 33, यस और नो। इसी तरीके से अगर मैं 33 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 33 कितना बचेगा ऊपर, -1। क्लियर। तो यानी कि यहां से इसको हटा दूं मैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं 10 टू द पावर 33। इसी तरीके से इस पॉइंट को भी हटाऊंगा मैं, और साथ में इस पॉइंट को हटा दूं, तो क्या बन जाएगा ये 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 इस 10 की पावर 4 से कटेगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा। तो क्या इस 10 की पावर 1 को ऊपर की तरफ ले जाके क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। क्लियर है बात सभी को। और यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को भी हटा दूं, तो क्या इसकी जगह मैं इसको -2 कर दूं, यस और नो। तो ऊपर क्या बचेगा 66, इंटू में क्या बच रहा है यहाँ पे, इंटू में बच रहा है 10 टू द पावर, अच्छा -34 और 2 कितना हो जाएगा -36, -36 में से 33 चला गया, कितना बच जाएगा 10 टू द पावर -3, अपॉन में क्या है 4 इंटू, अच्छा 4 को कर दिया यहाँ पे 2 से मल्टीपल, कितना हो गया 8, और 8 को कर दिया 5 से मल्टीपल, कितना हो गया 40, 40 इंटू 314 इंटू 91। अब आपको सिर्फ ये वैल्यू सॉल्व करनी है। आप इस वैल्यू को सॉल्व करके और क्या निकाल सकते हैं, इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए आगे देखो इसको कर सकते हैं क्या। अगर हम इसको 3 से काटे कितना जाएगा 22 टाइम्स, इसको 3 से काटे कितना जाएगा, तो ये 3 से जाएगा ऑलमोस्ट कितना टाइम 30 टाइम चला जाएगा। ऑलमोस्ट कितना टाइम चला जाएगा, ये 30 टाइम चला जाएगा। क्लियर। आगे बात करें हम इसमें, आगे बात करें हम इसमें और क्या जा सकता है, क्या मैं वैल्यू को, क्या मैं वॉल्यू को 2 से काट सकता हूं, कितना टाइम चला जाएगा ये 157। और आगे देखें और किससे जा सकता है, क्या मैं इसको 11 से काट दूं, 11 से कितने टाइम जाएगा 1,
कितना बच जाएगा 4, 4 क्या हो जाएगा 4 7 44 पॉइंट लग जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 के बाद में क्या लग जाएगा 22, तो ये हो गया 14.2। अब आपस में इसको मिक्स करते हैं, देखते क्या बनेगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा ऊपर से हमने इसको पूरे को काट दिया, कितना बचा था 10 टू द पावर -3 अपॉन में क्या बचा, ये बच गया 40 इंटू 30, कितना होता है 40 इंटू 30, ये हो जाएगा 120, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और जीरो। आगे बात करें इनटू में क्या बच रहा है यहाँ पे 40 142, अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी प्लस में, और प्लस में जाएगी तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 टू द पावर -2 बचेगा। क्लियर है बात सभी को। और इसको आगे सॉल्व करें तो क्या बनेगा 10 टू द पावर -2 अपॉन में कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 12 से मल्टीपल करूं तो 12 दूनी 24, 2 5 चौका 48 और 2 50, 5 12 12 और 5 17, और ये डबल जीरो, ये यहाँ से रिमाइंडर बच गई। अगर मैं इस 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -4, क्या बन जाएगा ऊपर 10 टू द पावर -4 बन जाएगा, और अपॉन में क्या बच जाएगा 17104। आप इसे आगे सॉल्व कर लेना, और ये आपका आ जाएगा आंसर किसके लिए डेल्टा एक्स के लिए, और डेल्टा एक्स की यूनिट क्या चलेगी, तो डेल्टा एक्स की यूनिट चलेगी मीटर। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को अपन याद रखना, फॉर्मूला क्या बनाया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m, m4 मास किसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसे एक बार लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, अगला तरीका, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए इफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा लिखते हैं इफ स्पीड बाय इलेक्ट्रॉन, इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसको लिख लेते हैं अपन 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 0.01 मीटर पर सेकेंड, then find the डेल्टा एक्स। आपको क्या निकालना है, सीधा डेल्टा एक्स निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन में एक बार ध्यान से समझना, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दे रखा, अब आपको यहाँ पे क्या नहीं दे रखा परसेंटेज, अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस इंडिकेशन दे रखा है। अच्छा, प्लस माइनस इंडिकेशन किसको शो करता है, इसके परसेंटेज को ही शो करता है। अब एक्चुअल में 1% किसके इक्वल होता है, 1% इक्वल होता है 1/100 के, और 1/100 को क्या लिखते हैं 0.01। तो यानी कि क्या ये 0.01 इसके एरर के बारे में शो कर रहा है क्या। तो अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब सीधा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h अपॉन 4 पाई इंटू m। अगर मुझे डेल्टा एक्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा h अपॉन क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू मास, मास किसके लिए बात चल रही है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा वी। बेटा डेल्टा वी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको ये पूरी स्पीड दे रखी है तो अभी आपको यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो प्लस माइनस होता है केवल बस उस प्लस माइनस की वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना होता है। तो अगर परसेंटेज दे तो उसको मल्टीपल करना है स्पीड के साथ, लेकिन अगर प्लस माइनस की फॉर्म में दे तो आपको केवल उस वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.01, यानी कि हमको पहले से इसका क्या दे रखा है एरर दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.01, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं। क्लियर है बात सभी को। ये आपका बन गया आंसर, ये क्या बन गया आंसर बन गया किसके लिए डेल्टा एक्स के लिए। इसकी यूनिट को हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, तो इसकी यूनिट को हम कंसीडर करेंगे मीटर के अंदर, क्योंकि पोजीशन जो होती है वो किसको इंडिकेट करेगा, तो पोजीशन इंडिकेट करेगा उसके एग्जैक्ट स्थान को, कि वो कौन से स्थान पर है कौन से प्लेस पर है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, हमने आज डिस्कस किया किसके बारे में, डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग के बारे में। अगली सीरीज जो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहिए। धन्यवाद।